हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मूल्यांकन की प्राविधियों का वर्गीकरण। तो हमने मूल्यांकन की प्राविधियों को दो भागों में डिवाइड किया था। तो पहला था मात्रात्मक या परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा था गुणात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम परिमाणात्मक मूल्यांकन की बात करने वाले हैं कि परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो दोस्तों, पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन। तो इन मूल्यांकनों में बालक की उपलब्धियों के बालक की जो उपलब्धि होती है उनको मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे बालक के द्वारा प्राप्त 70% अंक मात्रात्मक रूप से व्यक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से प्राय इन परीक्षणों को उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति, यहाँ पे निष्पत्ति का अर्थ होगा परफॉर्मेंस, निष्पत्ति का अर्थ होगा परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे प्राय इन परीक्षणों को उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण या अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, अध्यापक ही तो हमारी परीक्षाओं का निर्धारण करते हैं, हमारा मूल्यांकन या हमारे कोई मौखिक जो मूल्यांकन होते हैं। इसके अलावा लिखित परीक्षा है, निबंधात्मक परीक्षा है, सारी परीक्षाएं अध्यापक द्वारा ही ली जाती है। अध्यापक इसमें विषय वस्तु के आधार पर या पाठ्यक्रम के आधार पर हमें प्रश्नों का चयन करके देता है। इन उपलब्धि परीक्षणों में बालकों द्वारा अर्जित ज्ञान, योग्यता या कार्य कुशलता का मापन होता है तथा ये विद्यालयी पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। ये विद्यालय पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है इसका वही सिलेबस होता है और उसके अकॉर्डिंग ये मूल्यांकन लिए जाते हैं। इसलिए इन परीक्षणों द्वारा केवल बालकों की उस पाठ्य पुस्तक में प्रगति की जांच की जाती है। सिर्फ यह जांचा जाता है कि बालक द्वारा उस पाठ्यक्रम में दिए गए कंटेंट को कितना तैयार किया गया है, उस कंटेंट में से कितना बालक पर आता है, आदि की जो जांच है वह परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंदर की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में। गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर इन्हें मानकीकृत परीक्षण या अनुसंधानकर्ताओं द्वारा निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हम 70% अंक किसी भी परीक्षा के अंदर प्राप्त करते हैं तो क्या हम 70% अंक प्राप्त करने के पश्चात हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन कर पाए, हमारा व्यवहार उस पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के अनुसार परिवर्तित हो पाया, आदि की जो जांच की जाती है वह गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर की जाती है। तो इन्हें मानकीकृत परीक्षण भी कहा जाता है या फिर अनुसंधानकर्ताओं द्वारा, विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। तथा इसमें बालकों के व्यवहार के भावात्मक पक्ष, यहाँ पे जो भावात्मक पक्ष की बात की जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भावात्मक पक्ष होता है उसके अंदर हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, हमारा भावात्मक पक्ष, हमारा क्रियात्मक पक्ष, इन तीनों की बात चर्चा करते हैं। ये व्यवहार के तीनों पहलुओं में से जो भावात्मक पक्ष है उसकी यहाँ पर जांच की जाती है। आपका दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण है, हमारा सोचने का नज़रिया, किसी विषय वस्तु के प्रति हमारा नज़रिया कैसा हो सकता है। साथ ही साथ हमारा रुचियाँ का मतलब यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट से लेकर है, हम किसी कार्य करने में कितना इंटरेस्ट या कितनी रुचि दिखाते हैं। साथ ही दोस्तों, प्रेरणाएं भावात्मक पक्ष या व्यवहार है। तो यहाँ मूल्यांकन में हमारे दृष्टिकोण, रुचि, प्रेरणा, भावात्मक पक्ष या व्यवहार को अंतर्गत जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर। अब यदि हम बात करते हैं मात्रात्मक या परिमाणात्मक मूल्यांकन के क्लासिफिकेशन की, तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक जो मूल्यांकन होता है उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला भाग होगा यहाँ पे मौखिक परीक्षाएं, द्वितीय भाग होगा यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षाएं, एंड जो तृतीय भाग है वह होगा लिखित परीक्षाएं। तो पहला है मौखिक परीक्षाएं। तो ये बिना पेपर पेंसिल का परीक्षण होती है। इसके अंदर हमें न तो पेपर की आवश्यकता होती है, न ही
पेंसिल की आवश्यकता होती है। पुराने समय में हमारे गुरुकुलों के अंदर भी मौखिक परीक्षाओं का प्रचलन काफ़ी अधिक मात्रा में था तथा इन्हें लिखित परीक्षा की पूरक परीक्षा भी कहा जाता है। जब हम लिखित परीक्षा देते हैं तो लिखित परीक्षा से पहले हमारे मन के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर सारा कंटेंट आ जाना चाहिए, तभी हम लिख पाते हैं। उसी प्रकार से यह मौखिक परीक्षा है जो लिखित परीक्षा की पूरक परीक्षा भी कहा जाता है। ये बालकों को प्रत्यास्मरण, यहाँ प्रत्यास्मरण का मतलब होगा रिकॉल करने से, बार बार किसी भी घटना का पुनर्स्मरण हो जाना, यहाँ पे प्रत्यास्मरण कहलाता है। साथ दोस्तों उसका उच्चारण और अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता, विश्लेषण यानी एनालिसिस कैपेसिटी आदि का यह मापन करती है। कौन? मौखिक परीक्षाएं प्रत्यास्मरण, उच्चारण, अभिव्यक्ति, विश्लेषण क्षमता आदि का मापन करती है मौखिक परीक्षाएं। अब दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में है। प्रायोगिक परीक्षणों में सैद्धांतिक ज्ञान को क्रियात्मक रूप में जांचा जाता है। जो हमारा थ्योरेटिकल मैटर होता है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, या फिर किसी तरह से हम प्रैक्टिकल मतलब क्रियात्मक रूप से उसको जांचते हैं, किसको? सैद्धांतिक ज्ञान को। तथा बालकों के कौशलात्मक पक्ष की जांच की जाती है। हाँ, क्रियात्मक रूप से जांचने को तो सभी स्टूडेंट जांचते हैं, लेकिन कौन अच्छे ढंग से जांचता है, इस पक्ष की प्रायोगिक परीक्षाओं के अंदर जांच की जाती है। और दोस्तों थर्ड है लिखित परीक्षा। तो ये पेपर पेंसिल के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाएं होती हैं। पेपर पेंसिल के माध्यम से ली जाती हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। तो लिखित परीक्षाओं में पहला है निबंधात्मक परीक्षाएं। तो निबंधात्मक परीक्षाएं, इन परीक्षणों में प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप से दिए जाते हैं, जैसे कि 300 शब्दों में, 400 शब्दों में, 500 शब्दों में इनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तथा ये परीक्षाएं ज्ञान की गहनता, हमारे ज्ञान की कितनी गहराई है, इसकी जांच की जाती है। मौलिक अभिव्यक्ति, हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो मौलिक अभिव्यक्ति तथा लेखन क्षमता, हमारे जो लिखने की कैपेसिटी है, भाषा शैली किस तरह की होती है आदि का परीक्षण करने के लिए निबंधात्मक परीक्षाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब हम इनके कुछ गुण और कुछ दोषों की बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर किसी भी विषय वस्तु के कुछ न कुछ गुण होते हैं, साथ ही कुछ न कुछ दोष पाए जाते हैं। दोस्तों गुणों की बात की जाए तो विचारों को संगठित करने का कार्य करती है। सबसे पहला जो गुण है इसका, विचारों को संगठित करने का कार्य करती है। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर काफी सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन वो विचार किसी एक जगह या फिर किसी भी एक जगह केंद्रित करने का जो कार्य है निबंधात्मक परीक्षाएं करती हैं। इन परीक्षणों का निर्माण सरल होता है। ये परीक्षण सरल इनका निर्माण किया जाता है। अनुमान से उत्तर देने की संभावना नहीं होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसका वो है कि अनुमान से उत्तर देने की संभावना नहीं होती है। इसके गुणों के निबंधात्मक परीक्षाओं में अनुमान से उत्तर देने की संभावना नहीं होती है। यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देती है तथा यह स्वतंत्रता का अधिकार देती है, हमारी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह इसके गुण होते हैं। अब हम दोस्तों इसके दोषों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके जो दोष हैं, इन परीक्षाओं का मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होता है जिसकी पक्षपात पूर्ण होने की संभावना होती है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि इन परीक्षाओं में विश्वसनीयता, व्यापकता, विभेदकारिता के गुण कम होते हैं। तो ये आत्मनिष्ठ के अंदर ही आते हैं, क्योंकि मेरे मन के अंदर चलने वाले प्रश्नों के उत्तर अलग हो सकते हैं और आपके मन के अंदर चलने वाले प्रश्न के उत्तर अलग हो सकते हैं। यही आत्मनिष्ठता का सिद्धांत है। और इन परीक्षाओं में आत्मनिष्ठता होने के कारण पक्षपात पूर्ण होने की संभावना होती है। इसमें हमारे साथ पक्षपात हो सकता है। तो इन परीक्षाओं में विश्वसनीयता की कमी रहती है, व्यापकता की कमी रहती है, विभेदकारिता के गुण कम होते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन की जो विश्वसनीयता है वह क्या होती है? ऐसा मूल्यांकन विश्वसनीय माना जाता है जिससे विभिन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति किए जाने पर भी समान परिणाम प्राप्त हो, अर्थात परिणाम की प्रकृति पर कोई अंतर नहीं आए। और दोस्तों यहाँ पे जब व्यापकता की बात की जाए तो व्यापकता होता है एक ऐसा मूल्यांकन तब व्यापक माना जाता है जब वह संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के साथ साथ
व्यवहार के तीनों पक्षों का भी मूल्यांकन करने में सक्षम हो। और यहाँ व्यवहार के तीनों पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। एंड विभेदकारिता ऐसा मूल्यांकन जो कक्षा में विभिन्न बौद्धिक स्तर के बालकों की पहचान करने में सक्षम हो, अर्थात वह प्रतिभाशाली छात्रों, औसत छात्र तथा पिछड़े हुए छात्रों के विभेद करने में सक्षम हो, तो ऐसा दोष इसमें पाया जाता है। अब दोस्तों हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं वो सारे के सारे जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक जो परीक्षाएं होती हैं वे निबंधात्मक जो परीक्षा होती है उनका एक सूक्ष्म या लघु रूप होता है। अब हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, तो इनमें जो अंतर होगा वह वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं और निबंधात्मक परीक्षाओं से ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की जब बात करते हैं तो इन परीक्षाओं में दिए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय होते हैं, यानी यूनिक होते हैं। ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ एक ही उत्तर पाया जाता है। ऐसे परीक्षाओं के अंदर, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अंदर ये बालकों के ज्ञान की व्यापकता, बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि, हमारे इंटरेस्ट्स तथा अभिवृत्ति यानी हमारे एटीट्यूड का परीक्षण कम समय में अधिक प्रश्नों के माध्यम से करती है। तो यहाँ पे जब व्यापकता की बात की जाए तो ऐसा मूल्यांकन तब व्यापक माना जाता है जब वह संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के साथ साथ व्यवहार के तीनों पक्षों जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का भी अध्ययन करता है। तो ऐसा मूल्यांकन व्यापक माना जाता है और ज्ञान की व्यापकता उसे ही कहते हैं। बौद्धिक क्षमता, अभिरुचियों तथा अभिवृत्तियों का परीक्षण कम समय में अधिक प्रश्नों के माध्यम से करती है। इन परीक्षाओं के, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के कुछ गुण भी होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं, तो हम दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन करना संभव होता है। तो इसमें पूरे पाठ्यक्रम को बेस बना करके और हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। इन परीक्षाओं का मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, क्योंकि यहाँ पक्षपात रहित होने की संभावना इसलिए प्रबल होती है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रश्न का एक यूनिक उत्तर होता है और यूनिक आंसर होने के कारण से उसमें मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, जिससे यह अच्छा माना जाता है, पक्षपात रहित माना जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में विश्वसनीयता, विभेदकारिता तथा व्यापकता के पर्याप्त गुण होते हैं। जहां इनके दोषों की बात की जाए तो दोष होते हैं ये परीक्षाएं कुछ जटिल प्रक्रियाओं जैसे ज्ञान की गहनता, ज्ञान हमें डेप्थ में होना चाहिए, नॉलेज बिल्कुल डेप्थ का होना चाहिए, मौलिक अभिव्यक्ति, लेखन क्षमता, जो हमारी जो राइटिंग कैपेसिटी है वह अच्छी होनी चाहिए तथा भाषा शैली का मापन है वह यह परीक्षाएं नहीं कर सकती। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में हमें ज्ञान की गहनता का पता नहीं चलता, मौलिक अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता, लेखन क्षमता का तथा भाषा शैली का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम एक वर्ड का आंसर होता है। तो इस वजह से हमारी भाषा शैली का भी पता नहीं चलता, लेखन क्षमता का भी पता नहीं चलता। इन परीक्षणों का निर्माण थोड़ा कठिन होता है तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं रटने को प्रोत्साहन देती है। इसमें क्या होता है कि ये वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वजह से ये रटने को ज़्यादा प्रोत्साहन देती है तथा अनुमान से उत्तर देने की संभावना होती है। इसमें थोड़े से हम तुक्के मार सकते हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है अनुमान से उत्तर देने की संभावना होती है, जबकि निबंधात्मक परीक्षाओं में अनुमान से उत्तर देने की संभावना नहीं होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? मेरे को जरूर पता है कि आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, इसलिए दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।